Good morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS School की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, कल जो है अब मेरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था विषमपोषी पादपों के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार मैंने करवा दिए थे, परजीवी, मृतजीवी और कीटभक्षी। मैंने कक्षा मूल्यांकन के लिए कहा था बच्चों, कक्षा मूल्यांकन को आप बहुत सीरियसली लें, ऐसे नहीं समझना है कि कौन चेक कर रहा है, पर चेक सब होगा, सारा जो भी अब जब भी आप स्कूल आओगे सब कुछ चेक होगा। आपको ये कक्षा मूल्यांकन है, ये प्रश्न है, निम्न के एक उदाहरण लिखने हैं आपको। परजीवी पादप का एक उदाहरण, मृतजीवी पादप का एक उदाहरण और एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण। ये प्रश्न आप करिए, 3 नंबर का प्रश्न है और 3 नंबर का ही आपका ये कक्षा मूल्यांकन है। इसको आप वीडियो को पॉज लगा लो और इनके उत्तर जल्दी से लिखो। तो बच्चों, आपने कक्षा मूल्यांकन कर लिया होगा। इसके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। परजीवी पादप का उदाहरण आएगा अमरबेल, ठीक है बच्चों। मृतजीवी पादप का उदाहरण आएगा मशरूम। कीटभक्षी पादप में आएगा, 3 होते हैं, घटपर्णी, कोई भी आप लिख सकते हो, घटपर्णी पादप, सैंड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, 3 होते हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये 3, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये कक्षा मूल्यांकन आपका पूरा हुआ। आपने मार्क्स दे दें ईमानदारी से, बिल्कुल। अब बच्चों हम देखते हैं चौथा जो प्रकार था उसको हम समझेंगे। देखो बच्चों, हमने पढ़ा विषमपोषी, हम पढ़ रहे हैं विषमपोषी पादप, ठीक है। और विषमपोषी पादप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि विषमपोषी पादप 4 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा कीटभक्षी और चौथा सहजीवी। तो बच्चों, एक बार वापस से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। परजीवी जो होते हैं, परजीवी वे पादप हैं जो दूसरे पादप से पोषण प्राप्त करते हैं। ये दूसरे पादप को कोई फ़ायदा नहीं करते, अपितु नुकसान ही करते हैं, क्योंकि ये उसका पोषण भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे उस पादप को जो उपलब्ध जल है, पोषक पदार्थ है, वो ये अवशोषित कर लेगा। तो परजीवी पादप जो होते हैं वो दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है मृतजीवी। मृतजीवी पादप जो होते हैं वो मृत और अपघटनीय पदार्थों के ऊपर पोषण प्राप्त करते हैं। जो मृत सड़े गले अपशिष्ट हैं उन पर क्या कर लेते हैं, ये उन पर पाचक रस का स्त्रवण करते हैं, उसको घोल देते हैं उस पदार्थ को, और फिर अवशोषित करके पोषण प्राप्त कर लेते हैं। कीटभक्षी पादप जो होते हैं वो दलदली इलाकों में होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, दलदल होता है, उन इलाकों में कीटभक्षी पादप पाए जाते हैं। और ये कीटभक्षी जो पादप हैं वो कीटों से नाइट्रोजन की, क्योंकि जो दलदली इलाके होते हैं उसमें मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। ये कई प्रकार के इनके उदाहरण हैं, जैसे घटपर्णी पादप, वीनस फ्लाईट्रैप और सैंड्यू। तो ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में समझाया था कि किस
तरीके से ये कीटों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे सहजीवी। सहजीवन जैसे कैसे होता है, देखो कुछ जीव एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। देखो सहजीवन ऐसा है कि इसमें दोनों ही पादप जो हैं, दोनों ही जीव जो हैं वो एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, एक दूसरे को फायदा। जैसे परजीवी है, परजीवी में तो केवल एक को ही लाभ मिलता है, दूसरे को कोई लाभ नहीं मिलता, अपितु हानि होती है दूसरे की। परंतु जो सहजीवी है उसमें दोनों ही जीवों को आपस में क्या होता है, लाभ मिलता है, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये आवास और पोषक तत्व दोनों एक दूसरे को बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। कई जो कवक हैं वो वृक्षों की जड़ों के अंदर रहते हैं। अब वृक्ष से वो कवक क्या करते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं और वृक्ष को जल और लवण जो है वो अवशोषित करके वृक्ष को प्रदान करते हैं। तो वृक्षों के लिए ये लाभान्वित करते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं और इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है, कवक जो है वो शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है और शैवाल जो है वो उसको पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है वो कवक को उपलब्ध करवाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपस में ये क्या है, सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो सहजीवी अगर हम विस्तार से लिखते हैं सहजीवी, ये आपको समझ में आ गया 4 प्रकार। चौथा प्रकार मैं आपको अच्छे से लिखवा रही हूँ। चौथा प्रकार है ये सहजीवी। जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर आवास व पोषक पदार्थ आपस में बांटते हैं। ठीक है, आपस में बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो और ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आएंगे उदाहरण कि सहजीवी संबंध जो है उसके उदाहरण
कौन से हैं? तो उदाहरण में देखो बच्चों, पहला उदाहरण, कुछ पेड़ों की जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो कुछ वृक्षों की जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहकर वृक्षों से पोषण प्राप्त करते हैं तथा वृक्ष को जल व खनिज लवण प्रदान करते हैं। ठीक है, जल जो खनिज लवण और वो जल जो है वो अवशोषित करते रहते हैं और ये वृक्ष को दे देते हैं। दूसरा जो संबंध है वो है लाइकेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इस पे बहुत प्रश्न आता है। लाइकेन में दो भागीदार होते हैं, इनमें एक शैवाल और कवक। इसमें शैवाल व कवक सहजीवी संबंध रखते हैं शैवाल कवक जो है, कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ कवक को उपलब्ध कराता है। तो बच्चों क्लियर है, समझ में आया आपको? सहजीवी के दो उदाहरण होते हैं। कुछ जो होते हैं वो कवक जो है वो वृक्षों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहते हैं और वृक्षों से ये पोषण प्राप्त करते हैं तथा खनिज लवण और जल ये वृक्षों को उपलब्ध करवाते हैं। दूसरे तरह का जीवन है लाइकेन का। लाइकेन जो है इसमें शैवाल और कवक जो है वो सहजीवी संबंध रखते हैं। कवक जो है वो शैवाल को आवास प्रदान करता है, जबकि शैवाल क्योंकि हरे रंग के होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं और कवकों को भोज्य पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो ये ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता या एक ही लाभान्वित हो दूसरा ना हो, ऐसा नहीं होता। दोनों ही जीव आपस में सहजीवी संबंध बिताते हैं। तो बच्चों ये जो विषमपोषी पादप हैं उसका आखिरी जो था ये भी समाप्त हो गया। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। देखो बच्चों, क्या है कि जब हम फसल लगाते हैं तो जब एक ही प्रकार की फसलें बार बार लगाई जाती है, एक ही प्रकार की फसलें जब बार बार लगाई जाती है तो बार बार लगाने से मृदा में एक ही प्रकार के पोषक पदार्थों की कमी होती जाती है और एक पोषक पदार्थों की कमी होने से वहाँ की जो मृदा है वो उनकी उपजाऊपन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किया जाना आवश्यक है। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। ठीक है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे की जाए। बच्चों, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन गमलों में खाद और उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? हम पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए मृदा में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। कि क्या है, जब आप फसल लगातार लेते रहते हैं, लगातार पौधे लगाते रहते हैं, तो मृदा में ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, इन पोषक पदार्थों की कमी आ जाती है और इसलिए पोषक पदार्थ, ये जो खाद और उर्वरक मिलाने की आवश्यकता मृदा को होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हमें पता हो कि किस प्रकार के पादपों को कैसा पोषण चाहिए, कितना पोषण चाहिए, तो हम अच्छे पौधे उगा सकते हैं और उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास व खाद्य प्रदान करता है, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों देखो, ये हैं
प्राकृतिक तरीके से हम कर सकते हैं और कृत्रिम तरीके से पुनर्गठन कर सकते हैं। तो मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति में आप क्या लिख सकते हैं कि मृदा पौधे मृदा से विभिन्न पोषक पदार्थ अवशोषित करते हैं, जिससे मृदा में इनकी कमी हो जाती है, जिससे मृदा में इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, किसान कृत्रिम उर्वरकों के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन, कौन कौन से पोषक तत्व ज़्यादा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि की पूर्ति करता है। उर्वरकों के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि की पूर्ति करता है। प्राकृतिक रूप से कुछ सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक रूप से कुछ सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो ये आपके समझ में आया बच्चों। क्या होता है कि जब एक राइजोबियम जो है वो कैसे करता है, देखो जितने भी दालों वाली फसलें हैं, दालों वाली फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु वृद्धि करता है। अब जो पौधा है, जो दालों वाले पौधे हैं, वो राइजोबियम को उन्होंने क्या प्रदान किया? आवास प्रदान किया, रहने की जगह प्रदान की। और राइजोबियम क्या करता है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलता है, घुलनशील नाइट्रोजन में बदलता है, और घुलनशील नाइट्रोजन में बदलकर इसका अवशोषण फिर पौधे की जड़ें कर लेती है। तो इसलिए नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है राइजोबियम किसको? पौधों को, और पौधा इसको क्या करता है? आवास उपलब्ध कराता है, और पोषक पदार्थ, पोषक खाद्य जो बनता है वो भी उसको उपलब्ध करवाता है। तो इससे ये दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं, एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं।
तो बच्चों ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई, एक दूसरे को लाभान्वित कर रहे हैं तो मिट्टी का पुनर्गठन हो जाता है। इसलिए किसान को ये सलाह दी जाती है कि जब भी खेती की जाए तो एक ही प्रकार की जब खेती की जाती है तब फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। एक ही प्रकार की फसल को बार बार लगाने से मिट्टी में एक निश्चित पोषक पदार्थों की कमी आती जाती है और इससे हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलता। जब हम क्या करते हैं, बीच में अगर दालों वाली फसल को लगाते हैं तो दालों में क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो है वो वृद्धि करता है, तो वहाँ हमें नाइट्रोजन उर्वरक देने की उस मृदा में आवश्यकता नहीं होती। मतलब दालों वाले जो खेत हैं उनमें उर्वरक देने की, नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दालों के बाद में जब जो फसल उगाएंगे अपन, दाल के बाद में अगर मान लीजिए कोई दूसरी फसल हमने उगाई, गेहूँ वगैरह, तो उसको भी नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उस समय भी मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। तो ये तरीके हैं मिट्टी के पुनर्गठन के लिए, जो पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए, पुनर्गठन होना या पोषकों की पुनः पूर्ति होना ये एक ही बात है। तो इससे मिट्टी का पुनर्गठन होता है, उसकी पुनः पूर्ति होती है। तो बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा आपको। और मृदा जो है वो जब हम उर्वरकों का भी प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो उसका उपयोग भी हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए। बहुत अत्यधिक उपयोग से मृदा जो होती है वो बंजर हो जाती है, ठीक है। और अगर उससे मान लेते हैं एक बार के लिए अगर अत्यधिक उपयोग से हमें उत्पादन अच्छा मिल गया, अच्छी फसल मिल गई, परंतु वो उसके अंदर रसायन चले जाते हैं और जब उसका उपयोग हम खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं तो वो हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जो जीव उसको खाएगा उसको वो क्या पहुंचाएगी, हानि पहुंचाएगी। इसलिए हमें उर्वरकों की अपेक्षा जो प्राकृतिक खाद है, जैसे कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, उनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। गोबर वगैरह है उनका उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये मृदा में पोषकों की पूर्ति तो धीमे करते हैं परंतु उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। धीमे तो करते हैं कि पोषक पदार्थ जो होते हैं उसमें थोड़े कम होते हैं, तो पोषक पदार्थों की पूर्ति धीमे स्तर पर होती है, परंतु ये मृदा के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आगे चलकर ये मृदा के पुनर्गठन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बच्चों ये जो आपका पाठ है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ आपके प्रमुख शब्द इस बुक में दे रखे हैं। प्रमुख शब्द जैसे स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध और कवक, ये आपको इनके बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए जो प्रमुख शब्द आए हैं। और अब आपने क्या सीखा, मैं एक बार में पॉइंट्स आपको बताती हूँ जिससे हमारा पूरा पार्ट जो है वो वापस से रिवाइज हो जाएगा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है और जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि, शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण से भोजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है वो बुक ले लें क्योंकि बुक के बिना आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बुक, जिनके पास बुक है वो पूरा पाठ वापस से पढ़ें जितने, क्योंकि आज ये चैप्टर जो है वो अपना ख़त्म हो गया है। कल मैं प्रश्न उत्तर करवाऊँगी, तो प्रश्न उत्तर करवाने के लिए आप पहले से ही निशान लगा के रखें, ढूंढ के रखें कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से कहाँ तक आएगा, आप ढूंढ के रखें, ठीक है। और फिर आप मैच कर लेना जब मैं कल वाले वीडियो में आपको करवाऊँगी। आज का होमवर्क
प्रश्न 1, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? और प्रश्न 2, मिट्टी में पोषक पदार्थों की पूर्ति किस प्रकार की जाती है? तो ये 2 प्रश्न बच्चों आपको गृह कार्य में करने हैं और इन्हें याद करने हैं, क्योंकि पाठ पूरा हो गया है। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है, जो भी प्रश्न मैंने दिए हैं, उसमें से ही आपका मूल्यांकन भी होगा और कल हम प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।